Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास के अंदर अपन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, अगर अपन केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में अपन रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, आपकी एवरेज रेट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है। तो अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, सबसे पहले हमें टॉपिक का मीन समझ में आना चाहिए। अगर अपन यहाँ पे केमिकल्स की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर जो केमिकल्स है, इस केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन इसका मीन होता है। और अगर अपन काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो बच्चों काइनेटिक्स का रिलेशन होता है रेट से, और रेट का मीन्स होता है स्पीड। अपन जानते हैं जनरली टू टाइप की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन तो अपने स्लो मोशन में होती है और एक रिएक्शन अपने फास्ट होती है। जो केमिकल रिएक्शन स्लो मोशन में होती है या स्लो गति से होती है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। और अपन ये भी जानते हैं कोई सी भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होता है उसमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपके एक्वस मीडियम में होते हैं। तो एक्वस मीडियम में अपन चेंज क्या करते हैं, अपन चेंज करते हैं कंसंट्रेशन को। ठीक है। अगर यही रिएक्शन आपकी गैस स्टेट के अंदर होती है तो गैस स्टेट में अपन चेंज करते हैं प्रेशर को। यह आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने बोला कोई सी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो अगर उसके अंदर एक्वस मीडियम में होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें कंसंट्रेशन को शो करते हैं। अगर रिएक्शन आपके गैस फेज में होती है तो बच्चों उसमें अपन प्रेशर को इन्वॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना रेट ऑफ रिएक्शन। अपन इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में, जैसे मैं यहाँ से आर से निकाल लेता हूँ, किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, ये अपन जानते हैं, और रिएक्टेंट चेंज होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। अपन ये भी जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होती हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिट टाइम में चेंज होती है, तो उसे बोलते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन। अगर अपन एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है बच्चों होती है इंक्रीज। अपन ऐसे ही बोल सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो डिसअपीयरेंस होते हैं और जो अपने प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अपीयरेंस होते हैं। इसलिए रिएक्टेंट की जो रेट होती है उस रेट को अपन इंडिकेट करते हैं नेगेटिव के द्वारा, और इसकी जो कंसंट्रेशन है या इसकी जो रेट है उसको इंडिकेट करेंगे अपन पॉजिटिव के द्वारा। मतलब रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट जो आएंगे उनको आप नेगेटिव के द्वारा उसकी रेट को डिफाइंड करोगे, और जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो आपकी रेट निकालोगे आप उसको आप पॉजिटिव के द्वारा इंडिकेट करोगे। तो एक्चुअली में क्या हुआ, तो अपन बोल सकते हैं द चेंज इन कंसंट्रेशन change in concentration of a reactant or a product in unit time। तो यूनिट टाइम के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है उसे बोलते हैं अपन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब बच्चों यहाँ पर अपन देखें भाई, हमें कुल मिला के क्या होता है चैप्टर में केवल टॉपिक का मीन समझ में आना चाहिए। रेट क्या होती है अपन इस सबको कैलकुलेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, अगर अपन इसकी रेट निकालें तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, अगर अपन रेट की यूनिट निकालते हैं तो बच्चों रेट इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन
अपन जानते हैं जो कंसंट्रेशन होती है यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है उसमें क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो टाइम टेकन अपन मिनट में भी ले सकते हैं और सेकंड में भी ले सकते हैं। अपन ये भी जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन होती है बच्चों वो होती है आपकी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। टाइम को मैं सेकंड में ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपने पास जनरली यूनिट क्या बनेगी, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। जनरली अगर आप यहाँ पर मिनट में लेते हो तो क्या बन जाएगा, मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। तो बच्चों ये अपन ने केवल रेट के बारे में डिस्कस किया है कि एक्चुअली में रेट क्या होती है, रेट को कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे चलते हैं। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन किस किस की स्टडी करेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन एवरेज रेट। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन किस किस की स्टडी करेंगे। एक तो पढ़ेंगे बच्चों एवरेज रेट, एक तो अपन एवरेज रेट की स्टडी करेंगे। एक बात करेंगे अपन इंस्टेंटेनियस रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक होता है बच्चों अपना इनिशियल रेट। एक तो स्टडी करेंगे अपन एवरेज रेट के बारे में, एवरेज रेट क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। एक अपन स्टडी करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, इसको अपन केमिकल रिएक्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एक होगा अपना इनिशियल रेट। इन तीनों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अपना, तो बच्चों अपना फर्स्ट टॉपिक है एवरेज रेट। मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है, देखो सबसे पहले हमें एवरेज रेट का मीन समझ में आना चाहिए। देखो अगर अपन एवरेज रेट की बात करते हैं तो अपन ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे अपन बात करते हैं उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं और क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। और अपन ने अभी पढ़ा था कि टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होता है। मैंने आपसे कहा था कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती है, यानी कि डिसएपीरियंस, और ये होगा आपका एपीरियंस, ठीक है ना। तो अपन ने बात करी थी कि इसको अपन कैसे लिखते हैं, नेगेटिव के रूप में लिखते हैं और इसकी रेट को लिखेंगे अपन पॉजिटिव के रूप में। मतलब अगर यहाँ पर मुझे आर एवरेज निकालना है तो आर एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अपन माइनस के द्वारा इंडिकेट करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट आपके डिसएपीरियंस हो रहा है। अपन जानते हैं एवरेज को इंडिकेट करते हैं डेल के द्वारा, यहाँ पर आएगा सी, तो डेल सी अपन नॉर्मल ऐसे लिख देते हैं, आर एवरेज इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ये क्या है, कंसंट्रेशन है, किसकी है, या तो होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या तो होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और अपन जानते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आपको यहाँ पर यानी कि उसकी रेट को नेगेटिव के रूप में लिखना है, या फिर ये हो सकती है आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की जो रेट होगी उसको कैसे लिखोगे अपन, पॉजिटिव लिखेंगे। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस, किसके लिए आ रहा है, रिएक्टेंट के लिए, डेल आर अपॉन डेल टी। अपन चाहे तो इसको आगे भी लिख सकते हैं माइनस, कैसे, डेल आर का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये जाएगा आपका डेल टी विथ रेस्पेक्ट टू डेल टी। इसी प्रकार अपन निकाले आर एवरेज, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो प्लस इधर क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस P2 माइनस P1 विथ रेस्पेक्ट टू डेल टी। हो गया। तो अपन जानते हैं यहाँ पर देखो क्या हुआ, अगर अपन T1 की बात करें तो T1 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी R1, और अगर अपन जनरली T2 की बात करते हैं तो T2 टाइम पर मैंने लिखा है R2। इसी प्रकार प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी P1, और आगे देखें इधर क्या हो जाएगी प्रोडक्ट की P2। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे, अगर डेल टी है तो डेल टी को लिख सकते हैं अपन T2 माइनस का T1। गलती से अगर ये डेल आर आ जाए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो आप लिख सकते हो R2 माइनस R1। और अगर अपन P की बात करते हैं तो P में क्या होता है आपका P2 माइनस का P1, ठीक है। ये कहाँ से निकाल सकते हैं अपन, जब अपन कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व बनाते हैं। दोबारा सुन लो, तो कुल मिला के बाद क्या है, एवरेज रेट में क्या होता है, आपको
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन में टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं उसे बोलते हैं अपन एवरेज रेट। तो मैंने लिखा है द एवरेज रेट ऑफ डिटरमाइन बाय द डिवाइडिंग द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन फॉर द चेंजेस। तो टाइम टेकन फॉर द चेंजेस किसके लिए आएगा? रिएक्टेंट के लिए आएगा और प्रोडक्ट के लिए आएगा। अब बच्चों अपन को यह पता होना चाहिए कि एक केमिकल रिएक्शन में एवरेज रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बच्चों उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर अपन को एवरेज रेट लिखना है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, एनी केमिकल रिएक्शन, कोई सी भी आपके पास में केमिकल रिएक्शन आ जाए, उस केमिकल रिएक्शन को अपन को एवरेज रेट के रूप में लिखना होता है। तो अपन को लिखने का तरीका होता है आर एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जो उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उसका अपन को डिवाइड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी ए, या फिर मैंने लिखा x प्लस 2y एरो का निशान 3z। ये अपन ने एक नॉर्मल, सपोज कोई नॉर्मल रिएक्शन लिखी है। इस केमिकल रिएक्शन को अपन को एवरेज रेट के रूप में कैलकुलेट करना है। तो अपन जानते हैं ये तो है मेरे पास रिएक्टेंट और ये है मेरे पास प्रोडक्ट। अपन ने थोड़ी देर पहले एक बात करी है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो डिसअपीयरेंस होती है, और जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है अपीयर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? माइनस। माइनस क्यों लगाया? सर जी रिएक्टेंट ये कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? डेल, यहाँ पर आएगा x अपॉन टाइम टेकन है विथ रेस्पेक्ट टू डेल टी। इसी प्रकार क्या होगा? देखो स्टाइक्योमेट्रिक नंबर कितने इसमें? 2 है। एक तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही सही है, तो अपन ने एक तो लिख, देखो माइनस आ गया पहले, तो रिएक्टेंट है, तो एक तो ऑलरेडी ऐसे कैसे आ ही जाएगा। ठीक है। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितने जाएंगे आपके पास? 2। क्या हो जाएगा? डेल y अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू डेल टी इज इक्वल टू, अपन अब डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो अपन जानते हैं प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? प्लस के रूप में। अब 1 तो ऐसे कैसे आएगा? ये आ गया आपका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितने? 3, ये 3 आ गया। इधर क्या हो जाएगा? डेल और जेड अपॉन डेल टी। बच्चों अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को आपको इस टाइप में लिखना आ जाता है तो आपको न्यूमेरिकल करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और देखते हैं, जैसे रिएक्शन आ जाए, सपोज कोई रिएक्शन है 2x प्लस 3y एरो का निशान 4z और 4z ले लो आप। ठीक है ना। सपोज बनाया मैंने रिएक्शन, है ना। कैसे लिखेंगे? अपन जानते हैं रिएक्टेंट है, कैसे आएगी इनकी रेट को अपन कैसे लिखेंगे? माइनस के रूप में। ये कैसे आएगा अपना? पॉजिटिव। तो इसको कैसे लिखेंगे? माइनस। तो 1 तो आप कैसे जाएगा? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 जाएगा, तो माइनस के 1/2 इधर आएगा डेल x अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का 1/3 डेल y अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस का 1/4 डेल z अपॉन डेल टी। यहाँ पर प्लस किस बात को इंडिकेशन कर रहा है? कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपीयर हो रही है, और इधर क्या होगा? डिसअपीयरेंस हो रहा है। ठीक है। अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और देखो आप, जैसे मैंने एक केमिकल रिएक्शन और लिखी, जैसे अपन ने लिखा N2 प्लस 3H2 और ये जाएगा 2NH3। ठीक है ना। तो अपन को क्या है? एवरेज रेट के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अपन? जैसे तो इसकी कंसंट्रेशन इसको लिखते हैं अपन, तो माइनस का 1/1, क्योंकि 1 है यहाँ पर, तो 1 लिखना जरूरी होता भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अपन लिख सकते हैं डेल N2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का 1/3 डेल H2 अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू डेल टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं। एक रिएक्शन वो लिखते हैं, जैसे अमोनिया, इसको डिकम्पोज करते हैं अपन। इसने बनाया N2 हाफ N2 प्लस के 3/2 H2। इसको कैसे लिखेंगे? माइनस डेल NH3 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस 2/1 क्या होगा? डेल N2 विथ रेस्पेक्ट टू डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 2/3 डेल H2 विथ रेस्पेक्ट टू डेल टी। इसका मतलब ये कि आपको स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग एवरेज रेट को लिखना आना चाहिए। बच्चों इस प्रकार अपन एवरेज रेट को लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको एवरेज रेट मेरे ख्याल से लिखना आ गई होगी। अपन अब इसके न्यूमेरिकल्स के डिस्कस करते हैं।
तो बच्चों एवरेज रेट से रिलेट मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं, इन क्वेश्चन को अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अपन इन क्वेश्चन को कैलकुलेट भी कर लेंगे और अपन ये भी पता लगा लेंगे कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर ए केमिकल रिएक्शन, एक मैंने आपको केमिकल रिएक्शन दी, ये वाली केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। आगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसका मतलब रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस हो रहा है, ऑफ एक्स इज फाइंड टू बी 10⁻⁵ मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, फाइंड द रेट एट विच वाई डिसअपीयर एंड रेट एट विच जेड इज फॉर्म। अब देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपन केमिकल रिएक्शन देखते हैं, भाई अपने पास में कौन सी केमिकल रिएक्शन है। तो अपन को जो केमिकल रिएक्शन मिली है बच्चों अपने पास है x + 2y और ये हो जाएगा अपने पास 3z। सबसे पहले अपन को इस केमिकल रिएक्शन को एवरेज रेट के रूप में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, माइनस डेल x अपॉन डेल t इज इक्वल टू -1/2 डेल y विथ रेस्पेक्ट टू डेल t इज इक्वल टू +1/3 डेल z अपॉन डेल t। ये हो गया। अब क्वेश्चन में अपन को क्या मिला है, गिवन। अगर अपन देखें गिवन तो अपन को क्या मिला है, अपन को डिसअपीयरेंस ऑफ x मिला है, अपन को मतलब ये वैल्यू मिली है, ये वाली वैल्यू। यहाँ से उठा लो इसको, ऐसे कैसे लिख दो, तो डेल x अपॉन डेल t इज इक्वल टू वैल्यू आपके पास 10⁻⁵ और यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ये किसकी यूनिट होती है बच्चों, रेट की यूनिट होती है। फाइंड क्या करना है अपन को, सबसे पहले अपन को निकालना है, द रेट ऑफ y डिसअपीयर ये निकालना है अपन को। तो इसको कहाँ से उठाना है आपको, देखो अपन से y पूछ रहा है तो आपको y को यहाँ से उठाना है, या आपने यहाँ से उठा लिया, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1/2 डेल y अपॉन डेल t। अब बच्चों जो वैल्यू आपको गिवन दे रखी है उस वैल्यू को आपको बराबर रखना है। तो वैल्यू कितने अपने पास, 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अब कैसे निकालोगे, इस दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, माइनस डेल y अपॉन डेल t इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ क्या जाएगा इधर, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। दूसरा क्या पूछ रहा है अपन से पूछ रहा है रेट एट विच जेड इस फॉर्म, जेड कितना एपियर हुआ है, ये अपन से पूछ रहा है। अब देखो बच्चों जो अपन से पूछता है ना उसको कहाँ से उठाना है, आपको यहाँ से उठाना है। जैसे आपने यहाँ से उठा लिया, कितना है यहाँ पर है 1/3 डेल जेड अपॉन डेल टी, और गिवन वैल्यू कितनी थी अपने पास, 10⁻⁵ यूनिट के साथ लिखना है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 3 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आंसर। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अपन को लिखना आना चाहिए। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो ट्रिक से। कैसे कर सकते हो, देखो आपके पास केमिकल रिएक्शन क्या है, एक तो x है, एक 2y है और इधर दे रखा है आपको 3z, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको गिवन दे रही है, यानी कि इसका 1 मोल आपको दे रखा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी, 10⁻⁵ अच्छा इसको कैसे लिखेगा, इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे माइनस तो -1/2, तो अपन माइनस तो लिख नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है ना। अपन तो 2 को उठा रहा हूँ, कितना जाएगा 1/2 इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपको मिलती है उसको बराबर में लिख दो आप, तो क्या होगा 10⁻⁵। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 × 10⁻⁵। मैंने माइनस इसलिए लिखा, माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है अपन ने। माइनस केवल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बोले तो डिसअपीयरेंस हो रही है, ठीक है। इसको देखो आप, 3 को देखो कैसे लिखोगे आप, 1/3 या 1/3 इज इक्वल टू गिवन वैल्यू क्या है आपके पास, गिवन वैल्यू है 10⁻⁵। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 3 × 10⁵। अब चेक कर लो आप, आपके पास जेड का आंसर कितना आ रहा है, 3 × 10⁻⁵, और आपके पास वाई का आंसर कितना आ रहा है, 2 × 10⁻⁵। अब देखो इजी है ना। तो आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। ओवरऑल रिजल्ट निकल रहा है कि आपको ये चीज़ लिखना आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
क्वेश्चन इसी टाइप का, केवल आपके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए हुए हैं फॉर ए केमिकल रिएक्शन। आपको एक केमिकल रिएक्शन मिली है, देखो लिखने का पैटर्न क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को लिखना है सबसे पहले, आपके पास है 2x + 3y और 5z, ठीक है। सपोज कोई सी रिएक्शन आ सकती है, ठीक है। यहां पे अपन को क्या करना है, इसको एवरेज रेट के रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे, -1/2 del x अपॉन del t इज इक्वल टू -1/3 क्या होगा, del y अपॉन del t इज इक्वल टू कितना होगा, +1/5 del y अपॉन del t, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन में अपन को गिवन वैल्यू क्या मिली है, आप गिवन वैल्यू चेक कर लो। आपके पास गिवन वैल्यू है, आपको y के बारे में दे रखा है, यानी कि आपको ये दिया है, ठीक है ना। गिवन आपको मिला है ये वाला, यानी कि -1/3 del y अपॉन del t, है ना। तो ये तो ऐसे कैसे जाएगा, जैसे मैंने सपोज करो इसको तो ऐसे कैसे रख लिया, इनटू। अब पता है क्वेश्चन में मुझे केवल 1 मोल के लिए बात कर रहा है, यानी कि y के बारे में बात कर रहा है। मुझे उसने 3y की वैल्यू नहीं दी है, ओनली 1 की दी है। कितनी वैल्यू है, 10⁻⁻3 मोल और लीटर इनवर्स सेकेंड, ये मेरे पास गिवन वैल्यू हो गई। अब सबसे पहले मुझसे क्या पूछा है, सबसे पहले मुझसे पूछा है नंबर 1, पहले नंबर है पूछा द रेट ऑफ एक्स डिसअपीयरेंस, यानी कि मेरे को ये मिला है और मुझसे बंदा ये पूछ रहा है, इसको उठाना है आपको। आपने उठाया, -1/2 क्या हो जाएगा, del x अपॉन del t इज इक्वल टू क्या होगा, जो आपके पास गिवन वैल्यू है। गिवन वैल्यू कितनी है, 1/3 इंटू 10⁻³ यूनिट लिखना कंपलसरी, इस बहाने आपको यूनिट याद हो जाएगी। चलते हैं आगे, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 2/3 इंटू 10⁻³ हल करो, आप कैलकुलेट करो, 0.66 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो बच्चों अपने आंसर आ गया 0.66 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा अपन से, देखो अपन ने यहाँ पे x का मान निकाल लिया, ये अपने पास गिवन है। अब निकालते अपन z की वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा सेकंड, ये तो फर्स्ट नंबर का हो गया अपना, सेकंड निकालते हैं। सेकंड क्या है मेरे पास, 1/5 del z अपॉन del t, और गिवन वैल्यू कितनी है मेरे पास गिवन वैल्यू लिखी हुई 1/3 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, कितना होगा 5/3 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा 3 1 3 1.6 इंटू 10⁻³ क्या होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों इस प्रकार अपन इजी वे के अंदर इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि अपन को ये लिखना आना चाहिए। अब अपन चाहें तो ट्रिक से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत है। देखो रिएक्शन क्या है मेरे पास, रिएक्शन है 2x प्लस के 3y एरो का निशान 5z। अपने पास क्या है, इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे 1/3, और मेरे पास y की वैल्यू कितनी दी मैंने आपको, मैंने दी 10⁻⁻3। तो बच्चों ये तो मेरे पास गिवन वैल्यू आ गई। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे 1/2 बराबर इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁻3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा, इंटू 10⁻3 कितना हो जाएगा 0.66 इंटू 10⁻⁻3 हो गया। आप चेक कर लो, ठीक है। इधर चलते हैं, इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/5 इज इक्वल टू गिवन वैल्यू, ये मेरे पास गिवन वैल्यू आ गई, कितना हो जाएगा 5/3 इंटू 10⁻⁻3। और बच्चों अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों इस प्रकार आप एवरेज रेट को कैलकुलेट कर सकते हो। आज की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन एवरेज रेट के और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।